नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है ट्रिक विथ यस में। तो हमने पहले ही बताया था, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो आज हम चर्चा कर रहे थे क्लास 10 यानी कक्षा 10 की बायोलॉजी पर, जीव विज्ञान पर। तो जीव विज्ञान की एक डेमो क्लास आप देख ही चुके हैं। आज है उसी के आगे क्लास 2। तो आज हम चर्चा करने वाले थे, कल हमने बात की थी पोषण पर यानी न्यूट्रिशन, और जो कि पोषण है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट कारक बनेंगे, उससे जो भी संबंधित प्रश्न बनते हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने सिर्फ परिभाषाएं देखी थी, और कल हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन तथा विटामिन के बारे में पढ़ा था। आज हमने पहले से ही बोर्ड में उनको कंप्लीट कर दिया है, ताकि समय कम लगे, समय की बचत हो और हम आसानी से समझ भी सकें, ठीक है। मनुष्य के शरीर के लिए यानी एक स्वस्थ मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। सबसे पहला तो हमने बताया आपको, स्वस्थ मनुष्य को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा होने चाहिए, प्रोटीन भी उसको मिलनी चाहिए और विटामिन मिलना चाहिए। विटामिन के साथ साथ भी हमने बताया था कि खनिज लवण भी हों और जल की भी आवश्यकता एक स्वस्थ मनुष्य को पड़ती है। तो अब जैसा कि आप देख रहे थे, कल हमने पूछा भी था आपसे कि जो हम कल चर्चा करेंगे वो हम कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो भी स्रोत हैं, हम आज स्रोत देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज से, ठीक, गेहूं से, गन्ना से, शहद से, दूध से, चावल, आलू, ब्रेड तथा शर्करा से। ये वो माध्यम है जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्लियर होता है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी मिले। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करिए, वहां से आपको इसी की सेम पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, और उस पीडीएफ के माध्यम से भी आप बाद में भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के स्रोत हमारे पास हैं ग्लूकोज, गेहूं, गन्ना, शहद, दूध, चावल, आलू, ब्रेड और शर्करा। अगर हम बात करें वसा के, तो वसा के भी कुछ स्रोत दिए गए हैं, जैसे कि आपको मक्खन, यानी अगर वसा की कमी होती है आपके शरीर के अंदर तो आपको ये चीजें लेने के लिए डॉक्टर भी बोलेगा, और आपको ये चीजें लेनी ही पड़ेंगी। अब ये चीजें लेनी पड़ेंगी तो कौन कौन सी लेनी पड़ेंगी वसा के लिए? मक्खन, तेल, पनीर और अंडे की पीतक, ठीक है, इनसे हमें प्राप्त होता है वसा। इनके सेवन से हमारे शरीर को वसा की प्राप्ति होती है। अगले टॉपिक पर अगर हम बात करें तो वह है प्रोटीन। अगर हम बात करें कि प्रोटीन हमें कहां से प्राप्त होता है, किन वस्तुओं के सेवन से, किन वस्तुओं को खाने से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, तो हम बात करेंगे मांस से, ठीक है। अगर हम मांस का सेवन करते हैं तो हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अगर हम दूध का सेवन करते हैं तो हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। दालें या अनाज तथा अंडा व पनीर से भी हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप कर दे कि भैया हमें प्रोटीन की प्राप्ति किन किन पदार्थों से होती है, किन किन वस्तुओं से होती है, तो वो आपके सामने है, ठीक है। ये वो पोषक तत्व हैं जिनसे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन आप जानते हैं हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विटामिन बहुत ही जरूरी है एक स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए। तो विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? विटामिन हमें प्राप्त होती है मछली के यकृत से, हरी सब्जियों से और अंडे के पीतक से तथा गाजर से। ये वो माध्यम है जहां से हमको विटामिनों की प्राप्ति होती है। अब इन चारों को अगर हम बारीकी से भी अध्ययन करें तो एक एक करके इन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। बात हमने की थी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पर, और कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा पर, वसा के बाद प्रोटीन और विटामिन पर। तो सेम इसी प्रकार से हम पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि क्या होता है जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, क्या होता है जब कार्बोहाइड्रेट की वृद्धि हो जाती है,
ठीक, तो हमें सब कुछ समझना है। और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, तो वो माध्यम ये है भैया, ग्लूकोज, गेहूं, गन्ना, शहद, दूध, चावल, आलू और ब्रेड तथा शर्करा, यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो जाती है। अब हमें जानना क्या क्या है, हमें जानना तो सिर्फ यही है कि भैया वसा मिलती है, तो वो तो हमें पता है कि यहाँ से मिलती है, लेकिन अगर वसा की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, वसा की कमी अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, प्रोटीन अगर कम है तो शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर प्रोटीन अधिक है तो शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, विटामिन कौन कौन सी होती हैं, किस विटामिन से हमें क्या फायदा है, इन पर हम चर्चा करेंगे बारीकी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुछ हम फादरों के नाम लेके आए। फादर यानी जनक, जनक मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने पहले ही पढ़ाया था कि बायोलॉजी के जनक, ठीक है, सबसे पहले ही हमने पढ़ाया था कि भैया बायो यानी जो जीव विज्ञान है इसके जनक कौन से हैं, तो हमने पहले ही आपको बताया था कि जीव विज्ञान पर अगर चर्चा की जाए तो ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं कितने भागों में, 2 भागों में। जीव विज्ञान के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं, पहला तो जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। क्लियर हो जाता है, एक तो जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, 2 भागों में पढ़ते हैं। पूछा जाता है जीव विज्ञान के जनक कौन है, हमने बताया भैया अरस्तु है, कौन है, अरस्तु है। पूछा जाता है जंतु विज्ञान के जनक कौन है, हमने बताया भैया इनके भी जनक अरस्तु है। पूछा गया भैया वनस्पति के जनक कौन है, हमने बताया वनस्पति के भी जनक थियोफ्रेस्टस है, कौन है, थियोफ्रेस्टस। याद कर लेना, इनको नोट कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इससे कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। चर्चा करें अगले टॉपिक पर जिसका नाम होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है, भौतिक विज्ञान। क्वेश्चन पुटअप होता है कि भैया जो भौतिक विज्ञान है इसके जनक कौन है, तो याद रखना इसके जनक है आइंस्टीन, कौन है, आइंस्टीन। क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन बनता है कि भैया रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान अगर बात कर दे कि भैया रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो रसायन विज्ञान के भी जनक हमको याद करके रखना है। तो रसायन विज्ञान के जनक हैं बिनहायान, कौन है, बिनहायान। याद रखना, बिल्कुल कहीं भी नोट कर लेना आप, कॉपी के टॉप पर या कॉपी के नीचे कहीं भी आप नोट कर लेना, इनको याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक, अगला बात कर दें, इसी में हमने जीव विज्ञान को हम पढ़ते हैं माइक्रो यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, अगर पूछ दे कभी कि भैया सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जो सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें तो जनक है लुई पास्चर, कौन है, लुई पास्चर। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ भी रख दिया जाता है। ठीक, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। इतना आपको समझ में आया। अब हम पहली हेडिंग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्लियर होता है, तो इसको हम इरेज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, परेशान मत होइएगा। हम आपकी साइंस पहला ये जो चैप्टर चल रहा है इसकी समाप्ति के बाद आपको हो सकता है इंग्लिश की क्लास मिले या मैथ की क्लास चालू होगी। एक चैप्टर समाप्त होने के बाद ही दूसरा विषय की पहली क्लास या पूरा का पूरा पहला पार्ट प्रारंभ होगा, तो परेशान मत होना। ठीक है, ये चैप्टर 2 या 3 और वीडियो लगेंगे उसके बाद समाप्त होगा, क्योंकि हम इसकी जानकारी या इसका अध्ययन बिल्कुल बारीकी से करना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट जो है वो छूटे ना। इसके बाद इस जो ये चल रहा है पाठ समाप्त हो जाने के बाद, जब चैप्टर समाप्त होता है तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम एक दिन आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड भी कराएंगे तथा बोर्ड के माध्यम से भी दे देंगे। उनको आप अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में नोट्स कर लेना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में उन्हीं से ही क्वेश्चन बने। क्लियर हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट
क्या है भैया ये, क्या बला है कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है इससे कार्बोहाइड्रेट से, तो इसको जान लेते हैं। यह ऊर्जा प्रदान करने वाले, क्या पढ़ेंगे हम, यह परिभाषा इसके लिख लीजिए पहले इसके बारे में। यह है ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। क्या है, क्या है भैया ये एक वर्ग है। किसका वर्ग है, ये जो ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ हैं ये उनका एक वर्ग है। समझ में आ रहा है ना कि ये ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का एक वर्ग है, यानी एक संघ है। क्लियर हो जाता है। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो भैया कौन कौन सी चीजें इसमें होती हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, क्या होता है ऑक्सीजन, ये जो चीजें हैं ये इसमें विद्यमान है। तो ये इसका सिंबल हो गया, यानी प्रतीक हो गया। इसको डिनोट करते हैं हम इससे। क्लियर हो जाता है। अब बात आती है कि अगर 1 ग्राम ग्लूकोज, क्लियर है, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 4.2 किलो, ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये नोट कर लेना कि पूछा जाता है भैया 1 ग्राम अगर ग्लूकोज है और उसका ऑक्सीकरण किया जाए तो कितनी ऊर्जा मिलेगी शरीर को, तो ऊर्जा भैया मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। कैलोरी क्या है, ऊर्जा का सिंबल है, ठीक है, यानी इकाई है। ये क्या है, इकाई है। अब हम बात करते हैं भैया इससे लाभ क्या है और हानि क्या है, इसके कार्य क्या है। सबसे पहले तो बात बनती है कि कार्य बता दीजिए, तो चर्चा कर लेते हैं हम इसके कार्यों से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके कार्य क्या हैं, तो ये क्या प्राप्त करता है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है, 1 नंबर पे लिख लेना। क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या होती है, डीएनए और आरएनए का घटक है। डीएनए व आरएनए का घटक है। क्लियर है। अब एक चर्चा थोड़ी इससे संबंधित करते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या है। तो समझ लो मेरे भाई, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आरएनए का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, इस पर नोट कर लेना। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। डीऑक्सी न्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों के नाम हैं, लिख सकते हैं आप यहाँ पर। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तथा दूसरा जो है वो है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा ही जाता है। क्लियर हो गया। तीसरा काम क्या होता है, संरचनात्मक कार्य हेतु क्या करता है, संरचनात्मक यानी शरीर के बनने में संरचनात्मक कार्य हेतु, ठीक है, संरचनात्मक कार्य हेतु प्रोटीन को सुरक्षित रखता है। क्या करता है, प्रोटीन को सुरक्षित रखता है, ये भी इसका काम है। प्रोटीन को सुरक्षित रखता है। समझ आ रहा है ना। एक एक पॉइंट समझना क्या क्या काम है इसके भैया। ऊर्जा प्रदान करता है, पहला काम शरीर को एनर्जी देता है, फुर्ती में लाता है।
उसके बाद डीएनए व आरएनए का घटक है, तो डीएनए और आरएनए के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, वो आपके सामने रखे हुए हैं। तीसरा काम ये संरचनात्मक कार्य हेतु, जब बच्चा छोटा होता है, शरीर बनना शुरू होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सुरक्षित रखता है। ठीक, अब इससे संबंधित दो चीजें और बनती हैं। पूछा जाता है भैया अगर कार्बोहाइड्रेट अधिक है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, तो ये भी समझ लेते हैं। इसको यहां से हम इरेज करते हैं। क्लियर हो जाता है? आप समझना कि कमी व अधिकता, अगर कमी है तो क्या होगा, पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या क्या हो जाता है। तो नंबर 1 क्या होता है भैया, शरीर का वजन घट जाता है, यानी दुबला हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर का वजन कम हो जाता है। नोट कर लो, वजन कम हो जाता है। क्लियर है? अगर वजन घट रहा है तो कार्बोहाइड्रेट की कमी है, और जो पोषक तत्व हमने बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, वो आप लेना शुरू कर दें। दूसरी बात, अगर अधिकता हो जाती है तो वो लोग भी ध्यान दें, क्या हो जाता है भैया, लोग मोटे हो जाते हैं, यानी मोटापा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है। क्लियर है? दूसरी बात कह रहा है वजन तो घटता घटता ही है, उसके साथ साथ कार्य क्षमता, क्या है, कार्य क्षमता कम हो जाती है। कार्य क्षमता भी कम हो जाती है, और जब कार्य क्षमता कम होगी तो यहाँ पर क्या होगा भैया, जब कमी होगी तो कार्य क्षमता कम होगी, लेकिन जब अधिकता होगी तो वजन बढ़ेगा, और जब वजन बढ़ेगा तो इंसान का क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। इंसान कैसा हो जाएगा? भारी हो जाएगा। ठीक है, भारी होने दीजिए। ये हमारे कमी से और ये अधिकता से होने वाले कुछ लक्षण हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, अधिकता से क्या हो जाता है। जो शरीर में ज्यादा मोटा हो समझ लेना कार्बोहाइड्रेट अधिक ले रहा है। ठीक है, अगर दुबला है तो कार्बोहाइड्रेट की कमी है, वजन कम हो रहा है, कार्य क्षमता भी उसकी घट जाएगी, थोड़ा काम करेगा और थक जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कल चर्चा करेंगे प्रोटीन पर, और प्रोटीन के साथ साथ वसा पर भी। तो वसा और प्रोटीन, और समय अगर मिला तो विटामिन पर भी चर्चा हो जाएगी। तो तब तक उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं, अपने बुक के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं। बाकी समझाना और समझना दोनों कल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।